खबरों की ओर। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर भोपाल स्थित शौर्य स्मारक परिसर में रन फॉर यूनिटी मैराथन का भव्य आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है और प्रतिभागियों को हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत कराई। मैराथन में बड़ी संख्या में युवाओं, खिलाड़ियों, स्कूली छात्रों, सामाजिक संगठनों और पुलिस बल के जवानों ने हिस्सा लिया है। इस आयोजन का उद्देश्य देश में एकता, अखंडता और सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा है कि राष्ट्रीय एकता दिवस हमें देश की एकता और भाईचारे की भावना को और भी मजबूत करने की प्रेरणा देता है। सरदार पटेल ने जिस भारत का सपना देखा था, हम सबको मिलकर उसे साकार करना है। मैराथन के दौरान प्रतिभागियों में उत्साह और जोश देखने को मिला। कार्यक्रम के अंत में सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई गई है। स्मृति में हमने आज ये जो रन फॉर यूनिटी पूरे देश में एक साथ प्रधानमंत्री सहित सभी राज्यों में एक साथ शपथ समारोह का यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। पीछे थोड़े से बच्चे हाथ आगे कर ले तो ठीक रहेगा। मेरे कुछ दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे। मैं बोलते ही बहन अपने नाम जिस प्रकार से लेती वैसे लेगी, बाकी हम सब अपनी बात करेंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। भारत माता की एक भारत श्रेष्ठ भारत। आइए राष्ट्रीय एकता दिवस इस महापर्व को हम मनाते हैं। इसके साथ ही तस्वीरें देख रहे थे जहां एकता दौड़ का आयोजन किया गया, जहां सीएम मोहन यादव ने शिरकत करी और इसके साथ ही उन्होंने सभी को शपथ भी दिलाई है। सीएम ने हरी झंडी दिखाई और युवा जोश से भरी मैराथन का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। और वैसे तो ये मान के चलो कि 20वीं शताब्दी के दरमियान जब परमात्मा की लीला है कि देश आजाद होने की तरफ कदम बढ़ाता है, तो कई सारी हस्तियों ने अपने अलग अलग प्रकार के अपने अपने योगदान से वो सब कुछ देने का प्रयास किया, जो कभी कभी हमको लगता है कि ये ऐसा हुआ कैसे होगा और कैसे हो सकता है। लेकिन उन सारे आश्चर्य और एक तरह से ऊर्जा और उत्साह के साथ समझदारी भरे निर्णयों में से एक निर्णय और एक नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी आता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल मूलतः एक साधारण किसान परिवार से निकले हुए व्यक्ति, जिनके बड़े भाई विट्ठल भाई और वो वल्लभ भाई। वल्लभ भाई ने अपने भाई के कहने पे ही विदेश में जाकर के ला की शिक्षा भी ली। बड़े भाई ने भी उस प्रकार से नाम कमाया, लेकिन ये दो भाइयों की जोड़ी ने अपना योगदान, तत्समय में तो विट्ठल भाई बड़े नेता थे, बड़ा नाम था, लेकिन वल्लभ भाई ने अपने वकालत के दरमियान बड़े उनके जीवन के कई आश्चर्य भी जुड़े हुए। जब गांधी जी सत्याग्रह की तरफ बढ़ते तो वो शुरू में झिझकते थे इस पूरे मामले में। उनको दृढ़ता के साथ इतने बड़े संघर्ष में इस मार्ग से कैसे कोई बढ़ सकता है, बड़े मन में उनके। लेकिन जब उनके अपने किसानों को लगा करके किसानों के अनुनय विनय सब प्रकार से की गई अंग्रेजों के सामने कि भाई ये इनको टैक्स नहीं देना चाहिए,
अगर अकाल पड़ गया है, लोग भूखे मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं उस दौर में इन सब बातों का कोई वजन नहीं था, कोई महत्व नहीं था। उस विवशता भरे माहौल में उस एक तरह से आक्रोशित भाव से सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी जी के पास जाते हैं और महात्मा गांधी जी ने सहजता के साथ उस आंदोलन में उनका साथ देकर के जो भूमिका अदा की, और वो दिन है कि बाद का पूरा समय हम सबको याद होगा कि बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल बारडोली के उस आंदोलन के बाद तो सरदार की उपाधि से जाने गए, और बाद का नमक आंदोलन हो या आजादी का कोई सा भी आंदोलन जिसको महात्मा गांधी जी ने शुरू किया, प्रत्येक आंदोलन की बैकबोन करके उसकी मूल भूमिका में अगर कोई पूरे आयोजन की सफलता में कोई रहा है तो उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका वो योगदान वाकई अद्वितीय, और जो उनने प्रश्न जो उनके लिए गए स्टेप है, वो एक एक स्टेप हमको अपने आज भी इस दृष्टि से बड़ा समसामयिक होंगे। केवल कल्पना करें कि भारत छोड़ने के समय तक जब अंग्रेजों ने तय कर लिया कि भारत छोड़ के जाना है, और भारत छोड़ने के निर्णय के समय एक भयंकर षड्यंत्र करके अंग्रेज जाने की तरफ तत्पर हुए। जिस बात को लेकर अंग्रेजों ने उसके बीज पहले से डाल दिए, उनको मालूम था आज नहीं तो कल हमको जाना होगा, लेकिन जाने के पहले उस देश के टुकड़े टुकड़े देखना चाहते थे, इसलिए कई सारे कारण उनने खड़े करना प्रारंभ कर दिए। उसमें से एक बड़ा कारण उनने कर दिया कि देश का विभाजन का जब उनने अपना घटनाक्रम और बाकी बातें बताई, उस देश की विभाजन की विभीषिका में देश को सुरक्षित कैसे रखना, उस माहौल में अपने आप को बचा के कैसे चलना, और हम सब देखते कि चाहे जो करना पड़े, अंग्रेज वो सारे षड्यंत्र कर रहे थे कि वो जेन केन प्रकारण उनका इस देश से पकड़ नहीं छूटे, लेकिन 1942 के बाद के हालात ऐसे रहे कि अंग्रेजों को अंततः जाना पड़ रहा है। ऐसे में उनने भारत पाकिस्तान के विभाजन की विभीषिका लिख दी गई। उसके बाद तुरंत उनने उसी के साथ 562 रियासतों को भी फ्री करने का जो निर्णय किया। आप अंदाज लगा लो कि वो 562 रियासतें, जिनमें से हमारा भोपाल भी एक है। आप केवल कल्पना करो कि पाकिस्तान का एसबीआई, जिसको पाकिस्तान हमारा जो वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक है, यहां का पैसा उठा करके यहां के राजा भी पाकिस्तान में भिजवा देते हैं, और ये शहीद हैदराबाद, जूनागढ़ ऐसी कई स्टेट जो मिलने से मना कर देते कि हमको भारत में नहीं मिलना, लेकिन इनके पास ये केवल स्टेट अपने आप में कागज पे नहीं थे, ये वाकई में उस राजा महाराजा के उस दौर में अपने आप में सर्वसाधन युक्त, सेना युक्त, अपने अर्धसैनिक बल, सैनिक बल सबके साथ वो अपनी इच्छा पे छोड़ दिए गए थे अंग्रेजों के द्वारा कि आपकी इच्छा हो तो आप मिलो, अन्यथा आप अपने आप में स्वतंत्र हो। ऐसे में आजादी के साथ ही एक नेता जो देश का माहौल भारत पाकिस्तान के विभाजन से भयानक डरावना था, लेकिन ऐसे समय में अपनी युक्ति बुद्धि से एक एक करके सारे रियासतों के राजा महाराजाओं को तैयार करके एक भारत का नक्शा कैसे बनेगा, उस दिशा में तेज गति से, बहुत तेज गति से लगे, और जो जैसे भाव से समझ में आ रहा था उसको जोड़ते जा रहे थे, और जोड़ते जोड़ते इस बात का भी एहसास हुआ कि आज तो मैं इकट्ठा कर लूंगा, लेकिन कल क्या होगा। तो कल के लिए भी आज की हमारी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा की ये जो अलग अलग प्रकार के आईएएस आईपीएस अधिकारी जो रहते हैं, इसकी रचना भी उनके द्वारा बनाई गई। जब वो गृह मंत्री के नाते से थे तो उन्होंने कहा कि भारत का दोबारा अगर विभाजन रोकना है तो हमको आंतरिक ताकत और आंतरिक तंत्र भी ऐसा मजबूत करना पड़ेगा जिसके भरोसे से भविष्य में ऐसी किसी चुनौती के आधार पर भारत उन सब बातों से निपटने में सक्षम होना चाहिए। तो भविष्य की युवा पीढ़ी, प्रशासनिक अधिकारी पीढ़ी, सभी प्रकार के वो सारे प्रबंध भी करने की आवश्यकता पड़ती। और इतना ही नहीं, और आगे कितना आगे देखा होगा, कभी अंदर देखो तो आश्चर्य लगेगा कि ये हमारे सारे प्रशासनिक अधिकारी तो तय किए ही किए। 1000 साल पुराना वो विवाद जिसके कारण से भारत की गुलामी की तरफ कदम बढ़ाना चालू हुए थे और भारतीय सनातन संस्कृति का मानमर्दन हुआ था, वो सोमनाथ का मंदिर, जिस सोमनाथ के मंदिर के भरोसे से बाद का कालक्रम पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा। उन्होंने कहा ये ऐसे जितने उलझे सुलझे प्रश्न हैं, इनके उत्तर भी हमको खोजना पड़ेंगे। तो हम सब याद करें, सोमनाथ के मंदिर का तुरंत जीर्णोद्धार का काम भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उठाया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
जिस सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार का काम कराया, उन्होंने कहा समाज के सहभागिता के माध्यम से मंदिर का निर्माण होना चाहिए और सरकार की व्यवस्था के आधार पर केवल उसका बाकी व्यवस्थाओं में सहयोग होना चाहिए। सरकारी मदद के बगैर इतना बड़ा दिव्य भव्य मंदिर बना करके हमारे पूरे देश का स्वाभिमान जागृत करने का काम भी किया और हमने सबने देखा अंततः सुप्रीम कोर्ट की मदद से इस लंबे संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर की अनुमति दी और राम जन्मभूमि का स्थान अंततः सबके मन पे और सबके भावना के आधार पर आज भव्य दिव्य बना है। लेकिन ये प्रश्न तो पहले भी हल करते थे। ये उसी प्रकार की भावना है जो मैंने आपको बताया है कि जब देश की आजादी की तरफ देश कदम बढ़ाता है तब ऐसे महापुरुष रहते हैं जिसके माध्यम से भविष्य में उनकी इन सारी बातों की कीमतें होती ध्यान में आता है। आपने ध्यान दिया होगा, ऐसे एक नहीं, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठा करके धारा 370 की घटना से लगा करके यूएन में ये विषय को ले जाना, ये भी गलती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि देश के मसलों को देश के लोग सुलझाएंगे और हम अगर अपने पड़ोस के देश में कहीं विवाद होगा तो पड़ोस के देश के नागरिक और उनके नेता और हमारे नेता बैठकर हल करेंगे। इसमें तीसरे की पंचायती की कोई जरूरत नहीं और वो हमने सबने भोगा कि हमने सबने देखा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज भी यशस्वी प्रधानमंत्री इसी मुद्दे पे कायम है कि हमको कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, 1-to-1 बात होना चाहिए, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या कुछ भी हो, या सरदार वल्लभ भाई पटेल की उसी भावना का प्रकटीकरण है। राष्ट्र अपने स्वाभिमान पे गर्व करता है, राष्ट्र अपनी समस्या का समाधान खुद ढूंढना चाहता है और चाहिए भी सही और समर्थ होना चाहिए। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण करते करते उनके बताए मार्गों पर चलने का स्वर्णिम अवसर है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री का और अभिनंदन करो उनके इस माध्यम से भी, जिनके कारण से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारी व्यवस्था, ये सरकार के एक अंगांगी भाव हो सकता है, लेकिन इन अंगांगी भाव से दलों की सीमा से ऊपर उठ करके हर व्यक्ति का व्यक्तित्व ने जो अपना इस देश में योगदान दिया है उसको स्मरण कराने की आवश्यकता होना चाहिए। ये इस नाते से मैं मान के चलता हूं कि दलों की सीमा से ऊपर उठ करके हमारे प्रधानमंत्री ने जो केवड़िया नर्मदा सागर के ऊपर जो केवड़िया धाम बनाया है, जिसके माध्यम से सरदार पटेल का वो अप्रतिम योगदान को स्मरण कराने के लिए इतनी ऊंची प्रतिमा, जितना उनका बड़ा काम था वो स्मरण कराते हुए जो ये निर्णय लिया है, जोरदार अभिनंदन करें। मौका पड़े तो हम सबको देखने जाना चाहिए। और उसकी कल्पना भी कितनी अद्भुत की कि हर घर से लोहा जो धातु दे सकते हैं। ये वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति किए गए कामों का हमारे मन में सम्मान भी है। और वो केवड़िया धाम में जिस प्रकार से वो प्रतिमा का हम कभी कभी दुनिया भर के 7 अजूबे देखने जाते थे, लेकिन असली में जो मूल चीज बनी उसको देखने के लिए, दर्शन के लिए सारे तीर्थों में महातीर्थ बना करके जिस ढंग से उसको स्मरण कराने का। और जैसे मैंने कहा कि दलों की सीमा, हमारे दल के नेता नहीं थे, वो कांग्रेस के नेता थे, लेकिन कांग्रेस के भी नेता हो तो क्या हो गए, देश के अंदर जो काम करे उनका सम्मान करना चाहिए। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही नरेंद्र मोदी जी की विशेषता है। हमको इसको स्मरण करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण करें, उनके किए गए योगदान को नमन करें और सच्चे अर्थों में हम अपने महापुरुषों को याद रखेंगे तो दुनिया की ताकत भारत को कभी कोई काली छाया में नहीं समेटेगी और दुनिया के सामने भारत उन्नत मस्तक के साथ हमेशा अपनी विशेषता लिए सबके सामने रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आज के इस आयोजन की बधाई और थोड़ा नया फ्लेवर भी दिया था, इसलिए कल्चर मिनिस्ट्री को बधाई देता हूं। अभी तक तो शपथ और भाषण साथ ही होते हैं, लेकिन गाने का आनंद बीच में दिलाया, मैं इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं। ये अच्छा प्रयोग है, हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। इस कारगर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राज्य के विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने एकविध छात्रवृत्ति योजना के तहत 52 लाख से अधिक छात्रों के बैंक खातों में 300 करोड़ रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी प्रतिभाशाली छात्र आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई से वंचित ना रहे। यह छात्रवृत्ति योजना छात्रों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विद्यार्थियों से संवाद भी किया और उन्हें मेहनत और लगन से आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी।
और इसके साथ ही बता दें कि छात्रवृत्ति से छात्रों को राहत मिलती हुई नजर आई है। सीएम ने राशि सीधा बैंक खातों में ट्रांसफर की है। 52 लाख छात्रों को इससे लाभ मिलेगा। शिक्षा के लिए बड़ा कदम मोहन सरकार का देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही बता दें कि सीएम मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल और इसके साथ ही बड़ी छात्रों को राहत देते हुए 52 लाख से अधिक छात्रों को बता दें कि राशि प्रदान की गई है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रोत्साहित करती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जहां उन्होंने विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी। मुख्यमंत्री ने एकीकृत छात्रवृत्ति योजना के तहत 52 लाख से अधिक छात्रों के बैंक खातों में 300 करोड़ रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की है, जो कि काफी ज्यादा लाभदायक होती हुई नजर आएगी और इससे छात्रों को काफी बड़ी राहत मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी प्रतिभाशाली छात्र आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई से वंचित ना रहे, जो कि बड़ा कदम बता दें कि मोहन सरकार का देखने को मिल रहा है, जहां छात्रों के प्रति बता दें कि बड़ी पहल देखने को मिल रही है। यह छात्रवृत्ति योजना छात्रों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विद्यार्थियों से संवाद भी किया और उन्हें मेहनत से, लगन से आगे बढ़ने की भी प्रेरणा दी है। भोपाल से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि सीएम मोहन यादव ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। सीएम ने बता दें कि सीधा बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए हैं, जहां 52 लाख छात्रों को लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम देखने को मिल रहा है, जहां मोहन सरकार ने बता दें कि किसी भी तंगी के चलते छात्र अपनी पढ़ाई से वंचित ना हो, शिक्षा के क्षेत्र में पीछे ना रहें, इसके लिए एक बड़ा कदम मोहन सरकार का देखने को मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राज्य के विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी। मुख्यमंत्री ने एकीकृत छात्रवृत्ति योजना के तहत 52 लाख से अधिक छात्रों के बैंक खातों में 300 करोड़ रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर की है, जो कि एक बड़ा कदम देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी छात्र आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई से वंचित ना रहे। यह छात्रवृत्ति योजना छात्रों के भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विद्यार्थियों से सीधा संवाद भी किया और उन्हें मेहनत और लगन से आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी है। इसके साथ ही आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एमपी खेल महोत्सव का रंगारंग आगाज हो चुका है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। खेल महोत्सव में राज्य भर से आए युवा खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। उद्घाटन सत्र में पारंपरिक एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि खेल न केवल फिटनेस का माध्यम है, बल्कि अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व की सीख भी देता है। प्रदेश सरकार खेल प्रतिभागियों को आगे बढ़ने के लिए हर संभव सहयोग कर रही है। इसके साथ ही बता दें कि यहाँ खेल को लेकर खेल महोत्सव का आगाज हुआ है, जहां सीएम यहाँ शामिल हुए, उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत करी। इस दौरान उनके साथ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। युवा खिलाड़ियों ने अपना जलवा दिखाया, जहां खेलों में बता दें कि आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जा रहा है सीएम मोहन द्वारा। और इस दौरान बता दें कि उनके साथ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे, जहां बता दें कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एमपी खेल महोत्सव का आगाज हुआ है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करी। खेल महोत्सव में राज्य भर से आए युवा खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। उद्घाटन सत्र में पारंपरिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि खेल न केवल फिटनेस का माध्यम है, बल्कि अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व की सीख भी देते हैं। प्रदेश सरकार खेल प्रतिभागियों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग भी कर रही है, जिससे बता दें कि खेल को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके। खबर शिवपुरी से है, जहां जिला अस्पताल से चोरी हुई नवजात बच्ची को पुलिस ने सिर्फ 10 घंटे में सागर से सकुशल बरामद कर लिया। आरोपी महिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बच्ची को बेचने की साजिश रची थी। डीआईजी अमित सांघी और एसपी अमन सिंह राठौड़ की अगुवाई में शिवपुरी सागर पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। बच्ची को देखकर उसकी मां का भावुक हो उठना और डीआईजी ने बच्ची का नाम बता दें कि आराध्या रखा है।
आरोपी महिला को 3 दिन की रिमांड पर लेकर अब पूछताछ की जा रही है, जो कि पूरे मामले में और भी ज्यादा खुलासे करती हुई नजर आएगी। और इसके साथ ही शिवपुरी से हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 10 घंटे के अंदर बता दें कि नवजात बच्ची को बरामद किया गया है, सकुशल बरामद किया है। अस्पताल से इस बच्ची को चोरी कर लिया गया था एक महिला के द्वारा। और इसके साथ ही बता दें कि ये बच्ची सागर से बरामद हुई है, जहां डीआईजी का धन्यवाद भी किया गया बच्ची की मां के द्वारा। और इसके साथ ही बता दें कि लापता हुई बच्ची को देखकर उसकी मां का बुरा हाल। और इसके साथ ही बता दें कि डीआईजी द्वारा बच्ची को नाम भी दिया गया है। आरोपी महिला को 3 दिन की रिमांड पर लेकर अब पूछताछ की जाएगी, जो कि कई अहम खुलासे इस पूरे मामले में करते हुआ नजर आएगा। और इसके साथ ही बता दें कि मां अपनी बच्ची को देखकर भावुक हो उठी। ये मामला था और सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक और इनकी पूरी टीम यहाँ पर आई और हमारे आईजी सर जो कि भ्रमण पे थे वो भी यहाँ पर आए घटना की गंभीरता को देखते हुए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसमें बहुत ही मिशन मोड पे, जिसको हम बोलते हैं युद्ध स्तर पे, हमारी पूरी शिवपुरी की टीम ने काम किया। टेक्निकल जो सर्विलांस होता है, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होता है, वो किया गया। और इन सब के बाद ये पता चला कि इस महिला का जो आरोपी महिला है, इसका मूवमेंट ललितपुर और सागर की तरफ है। यद्यपि पुलिस अधीक्षक शिवपुरी द्वारा समस्त जिलों को जो आरोपियां है उसका सीसीटीवी से फुटेज निकल के फोटो आ गया था, वो सभी जगह सर्कुलेट कर दिया गया था, बच्ची के बारे में सर्कुलेट कर दिया गया था। परंतु जब हमारे साइबर टीम और टेक्निकल टीम को ये पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन मिली कि ये सागर की तरफ जा रहे हैं, तो सागर जो आईजी सर हैं, वहाँ पे आईजी मैडम हैं, उनको कम्युनिकेट किया गया, सागर पुलिस को कम्युनिकेट किया गया और उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए चेकिंग में बस में ये आरोपी महिला और ये बच्ची मिली। सर्वप्रथम हमारे लिए महत्वपूर्ण ये था कि बच्ची चूंकि 2 ही दिन की थी, तो उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, उसे कुछ ना हो, तो तत्काल हॉस्पिटल में बच्ची का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया और इस आरोपी महिला को हिरासत में लिया गया। इसके संबंध में किडनैपिंग का केस थाना कोतवाली में दर्ज है यहाँ शिवपुरी में, और आज कोर्ट में प्रोड्यूस करके इसको रिमांड में लिया गया है। अभी इससे गहन पूछताछ की जाएगी कि इसके पीछे उद्देश्य क्या था, ये महिला अकेली थी या इसके साथ कुछ और लोग थे, और इसमें हमारी लगातार कार्रवाई जारी है। हमारे आदरणीय डीजी सर ने भी इस पूरे प्रकरण में सागर पुलिस और शिवपुरी पुलिस दोनों के लिए रिवॉर्ड की घोषणा भी की है। और कुल मिला के ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैलेंजिंग केस था, जिसको कि शिवपुरी पुलिस ने बिल्कुल, जिसको बोलते हैं वॉर फुटिंग पे आके बहुत मेहनत से इसको सॉल्व किया। हमारी साइबर के पहली वारदात थी सर? हाँ, ये अभी जो सर्च किया है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड फिलहाल नहीं है। इसका एक भाई है, उसके ऊपर 1 या 2 प्रकरण दर्ज हैं, और जब भी छोटे बच्चे इस तरह से होते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिव होता है। और चूंकि अभी हमने इसका रिमांड लिया है, तो अभी जो भी इसमें खुलासे होंगे उससे हम आपको अपडेट। इनाम की भी घोषणा। ये सर तस्करी से जुड़ा है या कोई जादू? इसकी संभावना से हम बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि जो भी छोटे बच्चों को लिया जाता है, कहीं ना कहीं उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व होती है। इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं, परंतु अभी चूंकि जैसा मैंने बताया, इसको अभी हमने रिमांड पे लिया है, तो पूछताछ। सागर से कहाँ जा रही थी कुछ अभी क्लियर नहीं? ये सागर से आगे इसके जाने का प्लान था, और जैसा मैं बता रहा हूँ कि आपको और इसमें जो अपडेट होंगे हम आपको। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।